हम अपने चैनल पे आज से पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, पॉलिटी क्या है। जब कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी, देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो उसमें ब्रिटिश रूल चलता था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 25 नवंबर 1949 को, उससे पहले कई सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे चार्टर या रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए। उसके थ्रू हमारा क्या कंट्री के अंदर रूल्स रेगुलेशन चलते थे। तो कौन कौन से वो रेगुलेटिंग एक्ट थे या कौन कौन से वो चार्टर एक्ट थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक साथ हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड नाउ द लास्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये ने कोड लिखा है कॉर्नर पे 83920। ये मतलब अगर आप एक साथ चार चार्टर को या जो भी एक्ट्स आए हुए हैं उनको याद करने के लिए शॉर्टकट है कौन से सन में कौन से चार्टर एक्ट आया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का हुआ। तो पहला आप याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। उसके बाद आप उसमें 8 प्लस करते जाएंगे। पहले 8 ऐड किया, फिर देन 3, देन 9, देन 20। उसके बाद नेक्स्ट चार्टर एक्ट आ जाएगा, आप 20 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में था क्या, तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। उसको शॉर्टकट के लिए एमएमबी आप याद कर सकते हैं, मद्रास, मुंबई एंड बंगाल। जो मद्रास है, मुंबई है, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में कर दिया गया। और जो इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर जनरल था वो किसको बना दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया। अगर कभी जनरली एग्जाम में पूछता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसी समय जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी कि ये सोचा गया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। सर इलियास इनके जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आप बोल सकते हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ था, फोर्ट विलियम, एक जगह है फोर्ट विलियम बंगाल में। यहाँ पे कब हुआ था, 1774 में। इसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ पे, फोर्ट विलियम बंगाल में, ये जगह है। सुप्रीम कोर्ट को ये क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था तो ये भी डिसाइड करना था कि सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से वर्ग दिए जाएं। तो या सुप्रीम कोर्ट किस किस चीजों पे जजमेंट अपना सुना सकती थी, तो सिविल था, नेवी था या रिलीजियस मैटर भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती थी उस समय। और क्रिमिनल ऑफेंस अगर है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं तो उस समय वो भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता था। उसके बाद अब आप सोचेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वैसे आया क्यों, आपको इस दिमाग में आएगा भाई जब ये रेगुलेटिंग एक्ट था तो अगले रेगुलेटिंग एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। इस जो भी रेगुलेटिंग आया था इसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया। तो इसका मेन प्रोस्पेक्टिव यही था कि इसमें जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी इसमें इस वाले एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उनको कम दूर किया गया। और उस समय ये जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया तो उसमें कलकत्ता गवर्नमेंट को ये एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि आप रूल्स बना सकते हैं, किसके लिए, बीपीओ मतलब बंगाल के लिए, बिहार के लिए एंड उड़ीसा के लिए। आप इन तीनों स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं, रूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो भी कलकत्ता गवर्नमेंट कर सकती थी। बीपीओ मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 स्टेट के लिए क्या कलकत्ता गवर्नमेंट रूल्स बना सकती थी। अब ये था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, चीजें बदलती जाती हैं, वैसे ही अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 हुआ, उसमें भी कुछ खामियां लगी कि अब एक्ट ऑफ इसमें और भी चेंजेस होने चाहिए। तो फिर इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है जो कि जस्ट इसका एक ब्रॉड फॉर्म है, एक इसका विस्तृत रूप है।
इसमें कुछ नहीं है बहुत, जैसे कि इसमें क्या किया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रही थी उनको दूर कर दिया गया। वैसे फिर फिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें क्या किया, इसको ब्रॉड किया गया, इसमें और चीजें ऐड ऑन कर दी गई। जैसे कि क्या फिट्स इंडिया एक्ट में किया गया, जो गवर्नेंस ऑफ कंपनी था, कंपनी का जो शासन था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या था, पॉलिटिकल, मतलब एक ये, दूसरा क्या था, द मर्चेंट, मतलब व्यापारिक और राजनीतिक, दो उसमें वो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया। और ये भी कर दिया गया बैन ऑफ गिफ्ट। अब ये कौन, हम और आप तो बोल नहीं सकते कि हम लोगों पे बैन लगाया गया, उसमें वहां के जो कर्मचारी थे कंपनी पे, उन पे बैन कर दिया गया कि आप कोई भी तोहफा नहीं ले सकते। बैन ऑन गिफ्ट पे जो भी था वो कर दिया गया। फिर उसी समय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट इन इंग्लैंड। अब इसकी भाई जब इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था तो इंग्लैंड में क्यों पड़ी। अब ये इसमें ये क्या, ये था कि जो भी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो भी थे, वो जो भी ऑफिसर थे हमारे ब्रिटिशर्स के, वो यहाँ पे अगर किसी भी विभाग में या किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते थे, अगर उनमें कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो सीधी सी बात है आपको केस चलेगा। तो इंडिया में ना चलिए, वो कहाँ पे चलता था, इंग्लैंड में चलता था। इंडिया में उनका कोई केस नहीं चलता था। अगर वो किसी भी गलत काम में पाए जाते थे तो उनको उन पे केस चलने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई, कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया इंग्लैंड में। फिर क्या किया गया, उसके बाद एक चार्टर है 1793 आया, इसमें भी यही किया गया। क्योंकि देखिए उस समय क्या था, ब्रिटिश इंडिया वो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो की आई थी, वो यहाँ पे क्या आई थी, सिर्फ एक व्यापार करने के पर्पज से आई थी। लेकिन क्या किया, धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व स्थापित करना, मतलब धीरे धीरे अपनी जो था सर्किल था वो बढ़ाना स्टार्ट किया, वो और भी चीजों में इंटरफेयर करने लगी। तो जब चार्टर एक्ट 1793 आया, उसमें क्या किया गया, जो मोनोपोली का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मतलब किसी भी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे अगर हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी मोनोपोली वगैरह बहुत पढ़ते हैं कि मतलब जो कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी पर्टिकुलर सिंगल कंपनी थी, उसका कोई टक्कर देने वाली नहीं थी। तो कंपनी ट्रेड मोनोपोली वाज कंटिन्यूड फॉर ए फर्दर 20 ईयर, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली थी, उसको 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया, उसके टाइम पीरियड को 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी कोड थी या उसके बाद जो भी उस समय रूल्स थे ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाए गए थे या इंग्लैंड कोर्ट की तरफ से जो भी इंडिया के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया गया, वो भी इसमें इंडियन लैंग्वेज में, ताकि यहाँ के जो इंडिया के आम जनता है उसको वो समझ सके। ये क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या हम बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पर्सन थे, उनके एक्सपेंसेस एंड सैलरी जो थी वो चार्ज कहाँ से की जाने लगी, इंडियन रेवेन्यू, जो राजस्व इंडिया का था, जो इंडिया के राजस्व में जो भी पैसा आता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनको पैसा कहाँ से, इंडिया के राजस्व से, इंडियन रेवेन्यू से उनको एक्सपेंसेस और सैलरी प्रोवाइड की जाने लगी। और उसके बाद क्या है, टू मेक लॉ एंड रेगुलेशन बाय द कोर्ट, और ये कर दिया गया जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सिर्फ कोर्ट बनाएगा, अब कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये चार ब्रिटिश की तरफ से, जब तक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 से पहले नहीं बना था, तब तो बहुत सारे एक्ट है, इसके आगे भी चार्टर, कई सारे चार्टर एक्ट हैं, उनको भी हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारे आप लोग देखिए इसको, अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो अपलोड करने के बाद आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी पढ़नी हो पॉलिटी के अंदर, तो आप उसको मैसेज करके हमको बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए